नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीवी प्रजापति और जैसा कि बात करते हैं कि हमारा वेटरनरी पब्लिक हेल्थ का देखा जाए तो यूनिट 4 चल रहा है ना? तो हमने यूनिट 4 में फर्स्ट क्लास हमने ले ली है ना? 2 लेक्चर में हमने डिवाइड कर दिया था और उसका आज सेकंड लेक्चर है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ज़ूनोटिक रोग तो मैंने आपको बता दिया था कि जो एनिमल से और ह्यूमन में फैले, है ना? एनिमल से ह्यूमन में फैले। अब जैसे बात करते हैं एनिमल, तो एनिमल में जैसे आपको कहीं-कहीं लिखा हुआ आएगा रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती हो, उससे यानी कि उन जानवरों से इंसानों में तो आखिर भैया रीढ़ की हड्डी तो हमारे में ही पाई जाती है, वर्टिकल कॉलम तो हमारे में ही पाई जाती है, तो आखिर हम क्यों ऐसा कह देते हैं? तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं और आपके लिए खुशी की बात तो ये है कि हम ये टॉपिक से 50 क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छे लेवल के जो कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं, चाहे फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर आपके असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इमर्जिंग डिसीज़, री इमर्जिंग डिसीज़, ऑक्यूपेशनल ज़ूनोसिस डिसीज़ क्या होती हैं, है ना? इनके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो ज़ूनोटिक रोग क्या होते हैं? तो ज़ूनोटिक रोग होते हैं कि जैसे बात करते हैं कि ज़ूनोटिक रोग, ज़ूनोटिक का मतलब ज़ोन का मतलब एनिमल, नोसिस का मतलब यानी कि बीमारी यानी डिसीज़ यानी कि ऐसी बीमारी जो घरेलू पशु हैं या जंगली पशुओं दोनों से इंसानों में फैल जाए, ऐसे बीमारी को हम क्या कह देते हैं? ज़ूनोटिक रोग कह देते हैं। क्या सर ये ज़ूनोसिस और ज़ोन और जो नोसिस जो शब्द होता है, यह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे मित्रों यह एक ग्रीक शब्द होता है ना? देखा जाए तो जो ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक भाषा, ग्रीक पद्धति होती है, वहाँ से देखा जाए तो इस शब्द का उत्पत्ति हुआ है ना? चलिए बात करते हैं इसका वैश्विक महत्व क्या होता है यानी कि वर्ल्ड में क्या महत्व है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन जिसका जो देखा जाए तो संस्थान जो है ना? इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड, है ना? तो बात करते हैं कि आखिर जो सभी ज्ञात जो संक्रामक रोग होते हैं, लगभग 60% और नए उभरने वाले संक्रामक रोगों का 75% हिस्सा ज़ूनोटिक प्रकृति का होता है। मतलब सर इसका ल इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 60% जो बीमारियाँ होती हैं, जो कहीं न कहीं ह्यूमन में देखी जाती है, एनिमल में देखी जाती हैं, तो ये नए-नए संक्रामक रोग से ही होती है ना, यानी कि नए संक्रमण उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि ऐसे रोग ऐसे रोग जो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुके थे या फिर उनकी कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। क्या हमको पता था कि कोविड-19 जैसे कोई बीमारी आने वाली है? क्या आएगी? लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन वो आई। क्या उसका निवारण नहीं हो पाया? उसका निवारण भी हुआ, है ना? उसी तो ये कैसी बीमारी में आ गई? तो री-इमर्जिंग या फिर इमर्जिंग बीमारी में आ गई, है ना? इमर्जिंग बीमारी में आ गई, है ना? तो इमर्जिंग का मतलब ऐसे बीमारी जिनका कहीं उल्लेख ना हो और वह एकाएक आ जाए और बड़े से बड़े समुदाय को एक साथ प्रभावित कर दे, ऐसे बीमारी को हम इमर्जिंग बीमारी कहते हैं। लेकिन सर री-इमर्जिंग बीमारी क्या होता है? ये बताइए ना आप। तो री-इमर्जिंग बीमारी ये होता है कि कोई बीमारी थी और उसका पूर्ण रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं खात्मा हो चुका था, यानी कि निवारण पा चुके थे। लेकिन फिर एकाएक वही बीमारी फिर से रिपीट हो जाए, यानी फिर से लोगों में प्रभाविता दिखाने लग जाए, ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं? री-इमर्जिंग बीमारी कहते हैं। है ना? तो हम कहाँ थे कि नए उभरने वाले संक्रामक रोग जो होते हैं, वो 75% होते हैं, है ना? ज़ूनोटिक रोग का 75% हिस्सा बनाते हैं। तो ज़ूनोटिक डिसीज़ में यार 2 प्रकार से आ सकते हैं ना, इमर्जिंग जो नए-नए आ रहे हैं, जो तुरंत आ रहे हैं, नए-नए आ रहे हैं, जिनका कोई उल्लेख ही नहीं था और कुछ ऐसे रोग जिनकी पहले से जानकारी थी और हम उनमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूर्ण रूप से देखा जाए उन्हें हम खत्म भी कर चुके थे, लेकिन फिर से वो आ गई, है ना? तो दोनों प्रकार की बीमारियाँ ऑक्यूपेशनल देखा जाए तो व्यावसायिक रूप से बीमारियाँ कि हम कोई व्यवसाय पे लगे हुए हैं, कोई कंपनी पे लगे हुए हैं, डस्ट भर रहा है या फिर और कुछ भर रहा है, फिर उससे बीमारी हो रही है, फिर विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं, फिर वायरस जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा रहा है। ऐसे बीमारी भी ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक बीमारी होती हैं और यह भी ज़ूनोटिक रोग में आती हैं। ज़ूनोटिक रोग में आती है ना? तो मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए देखा जाए तो यह बड़ा खतरा साबित हो सकता है ना? इमर्जिंग डिसीज़ मैंने आपको आगे ही बता दिया कि उभरते हुए ज़ूनोटिक रोग। आप क्या बोलेंगे? उभरते हुए ज़ूनोटिक रोग, नए उभरते हुए ज़ूनोटिक रोग। क्या बोलेंगे? नए उभरते हुए ज़ूनोटिक रोग। मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ? बार-बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ रिवाइज़ करें। आप भी मेरे साथ बार-बार बोलें और जब बार-बार बोलेंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको जल्दी समझ आएगी। हमने क्या बोला इमर्जिंग नए नए जिनका कोई यहाँ मूल्य ही नहीं था, लेकिन वो नए-नए आ रहे हैं, नए-नए आ रहे हैं, है ना? ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं इमर्जिंग ज़ूनोसिस कहते हैं।
है ना? और ज़ूनोसिस का मतलब मैंने बता ही दिया है। तो वे रोग जो हाल ही में सामने आए हैं या जिनकी व्यापकता तेज़ी से बढ़ रही हो और फिर वो चाहे हमारे ही देश में हो या फिर विदेशों में हो। जैसे हम बोल रहे थे कि जो चीन से उत्पत्ति हुई किसकी कोरोना वायरस लेकिन कोरोना वायरस देखा जाए तो एक साथ पूरे पूरे भौगोलिक में फैल रहा था यानी पूरे विश्व में फैल रहा था और इसी इसी प्रकार के फैलने को हम क्या कह देते हैं पैंडेमिक डिसीज़ क्या कह देते हैं पैंडेमिक डिसीज़ महामारी, है ना? क्या कह देते हैं महामारी, एक साथ महामारी आ गई। है ना? फिर हम उसमें क्या कर रहे थे अफरा-तफरी, कहीं थाली बजा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं दिया जला रहे थे। लेकिन समझने की बात है, क्या इससे क्या डिसीज़ कम हो सकती है? नहीं, हमें प्रिकॉशन अपनानी चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? प्रिकॉशन, है ना? सैनिटाइज़ करें, है ना? बीमारी वाले क्षेत्र में ना जाएँ। वहाँ यदि मान लीजिए किसी का इलाज करने जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, मास्क लगा लें, तो ये सब चीज़ें, है ना? चलिए बात करते हैं उभरती हुई जो इमर्जिंग बीमारियाँ हैं, उनके कुछ 2-3 उदाहरण देख लेते हैं सर, है ना? 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। मैं 3 ही उदाहरण क्यों लाया हूँ? हाँ? 3 ही उदाहरण क्यों लाया हूँ? इसलिए लाया हूँ कि टाइम बहुत कम बचा है। मेरे पास टीम की भी कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मटेरियल मिले, कहीं न कहीं आपके आगे आप पास हो जाओ, एग्ज़ाम में पास हो जाओ, है ना? फिर हम आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रयास करने वाले हैं। आपके ही प्रयास में लगे रहते हैं और आपको भी तो पता है कि मैं कहीं न कहीं देखा जाए तो इतना खाली नहीं रहता, लेकिन कुछ टाइम से मैं फिर खाली रहने लगूँगा। मैं बहुत प्रयास करूँगा, बहुत प्रयास, बस मेरे साथ लगे रहना है ना? तो कोविड-19 जो हो गया एंड सार्स वायरस हो गया, देखो तो कोरोना जो वायरस है, तो मैं क्या बताया, यह वायरस से ही होने वाली बीमारी होगी, है ना? परिवार के सदस्य जैसे चमगादड़ों और संभावित मध्यवर्ती मेज़बानों यानी कि इंटरमीडिएट मेज़बान, है ना? होस्ट, मेज़बान को हम क्या कह देते हैं? होस्ट कह देते हैं। यानी कोई बीमारी यदि मान लो हो रही है तो कहीं न कहीं कोई न कोई होस्ट के ज़रिए हमारे तक पहुँचती है ना? इंटरमीडिएट का मतलब जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही मस्त लेवल का देखा जाए उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो कोई बालक की शादी होने वाली है। क्या होने वाली है? कोई बालक की यानी कि लड़के की शादी होने वाली है और जो बालिका है मान लो कि दूर रहती है, मान लो 1-200 किलोमीटर दूर। अब वो जाएगा बोलेगा नहीं हम तोहरा से प्यार करे नी, हमरा से शादी कर ले, है ना? तो बोलेगी हट दईजा, है ना? वो फिर मारेगी और भगाएगी, है ना? लेकिन वहीं पंडित जी को रख दिया जाए और बोला जाए पंडित जी एक काम करिए हमारी कुंडली लीजिए साला हम वेटरनरी साइंस में एकदम टॉप-शॉप किए हैं और मस्त जाएगा बोलेगा लड़का बहुत मस्त है, पढ़ता-लिखता है और देखा जाए तो वो कमा लेता है 10-15 हज़ार कमा ही लेता है 20-25 हज़ार, है ना? सरकारी बन गए तो भैया कोई बात ही नहीं। अब वो जाएगा तो आखिर हमारे भावनाओं को उस कन्या तक कौन पहुँचाने का कार्य कर रहा है? इंटरमीडिएट का कार्य कौन कर रहा है? मध्यवर्ती का कार्य कौन रहा है? पंडित कर रहा है। उसी प्रकार से बीमारियों को फैलाने के लिए कौन कार्य कर रहा है? विभिन्न प्रकार की जैसे मान लीजिए जलीय घोंघा हो गया, क्या हो गया? जलीय घोंघा हो गया, मच्छर हो गया, ये क्या कर रहे हैं? बीमारी फैलाने का मतलब समझिए सर जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया ये देखा जाए तो प्लाज्मोडियम के देखा जाए तो क्या है संघ है और यह देखा जाती है जो बीमारियाँ होती हैं मेरे मित्रों, यह गड्ढे पे मान लीजिए बहुत दिन से पानी भरा हुआ था, गंदा पानी भरा तो वहाँ प्लाज्मोडियम के देखा जाए तो कहीं न कहीं स्पोर रोगाणु फैल यानी कि डेवलप हो चुके हैं और फिर वह क्या कर रहा है मच्छर वहाँ बैठा, अब मच्छर मच्छर फिर हमें आके काटा, है ना? और स्पोरुलिएंट यानी कि स्पोर के रूप में प्लाज्मोडियम हमारे अंदर गया। आप में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर कैसे इंटर करता है? तो देखा जाए तो स्पोर के रूप में इंटर करता है। लेकिन सर यह इंटरमीडिएट का कार्य कौन कर रहा है? तो मच्छर कर रहा है। बस मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए 2 एग्ज़ाम्पल दिया और कभी आप भूलोगे नहीं। भूलते हो फिर से बताओ, फिर से मेहनत करूँगा, है ना? टेंशन लेने का नहीं जीवन में, है ना? जीवन में टेंशन नहीं लेने का, है ना? क्योंकि आपको पता है ना ग्राउंड लेवल की चीज़ें की डेस्टिनेशन सिर्फ़ एक होती है। आप चाहे लास्ट में चलो या फिर चाहे आगे चल दो, पहुँचना वहीं है, सबको पहुँचना वहीं है। फिर चाहे कोई कलेक्टर हो, एसडीएम हो और फिर चाहे बहुत से बड़ा व्यक्ति हो, 50 ठो बीएमडब्ल्यू लेकिन लास्ट में तो भैया 12 लाख की एम्बुलेंस ही काम आती है ना? तो निपाह वायरस क्या होता है? निपाह वायरस यह फल खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? टेरोपस, है ना? क्या कहते हैं? टेरोपस, है ना? तो ये चमगादड़ जो होते हैं, जो फल खाते हैं, तो सूअर और फिर इंसानों में फैलता है। आगे सूअर में फिर इंसानों में फैलेगा, तो सूअर, है ना? तो ये चमगादड़ क्या कर दिए लाला? ये इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य कर दिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो बीमारी जो निपाह वायरस है, इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में तो आ गया, यानी कि इन्हें बीमार नहीं करेगा, बस इनसे पोषण लेगा, इनके शरीर के अंदर रहेगा और जैसे ही हमारे पास आए, तो कहीं न कहीं हमें क्या करेगा, फिर प्रभावित करेगा और देखा जाए तो हमारे अंदर लक्षण दिखाना प्रारंभ कर देगा। और आपको मैं जी वीपीएच पढ़ाने से पहले ये सब चीज़ें कंडीशन मैंने बताया है कि जब
बीमारी हमारे अंदर इंटर कर जाए और फिर उसके लक्षण दिखाने के बीच की अवधि को क्या कह देते हैं, फिर जब लक्षण दिखाती है उसकी अवधि को क्या कह देते हैं, ये सब चीज़ें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की। यदि भूल रहे हो तो जल्दी से आप रिवाइज़ कर सकते हो, है ना? तो ये जो निपाह वायरस होता है न्यूरोलॉजिकल जटिलताएँ उत्पन्न करता है, यानी कि यह ब्रेन में जाकर के जो न्यूरॉन्स हैं, वहाँ जाके डिफेक्ट्स डालेगा और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। इस बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा इसे H5N1 यानी कि इसकी वैक्सीन भी देखा जाए तो आती है। मुर्गियों और पक्षियों में अब देखो एवियन का मतलब क्या होता है? पक्षी, क्या होगा? पक्षी हो गया, है ना? जैसे आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, एविएशन इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो एविएशन एविएशन का मतलब देखा जाए तो उड़ने वाली चीज़ें, है ना? उड़ने वाली चीज़ें। आकाश से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, पक्षियाँ भी उड़ती हैं, तो एवियन फ्लू का मतलब पक्षियों में होने वाला फ्लू। तो H5N1 मुर्गियों और पक्षियों से इंसानों में फैलने वाला यह वायरस श्वसन तंत्र पर गंभीर असर डालता है और महामारी का निरंतर खतरा पैदा करता है। चलिए बात करते हैं री-इमर्जिंग। आपको क्वेश्चन भी कराना है और देखा जाए तो ड्यूटी का टाइम भी हो गया है। चलिए ठीक है, तो री-इमर्जिंग ज़ूनोसिस पुनः उभरते ज़ूनोटिक रोग, वे पुरानी बीमारियाँ जो नियंत्रित तो हो गई थी, लेकिन वह फिर से लौट आई हों, फिर से वह प्रभावित कर रही हों, ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं? री-इमर्जिंग ज़ूनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? री-इमर्जिंग ज़ूनोसिस कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे ही बात करते हैं रेबीज, रेबीज को हम नियंत्रित तो कर चुके रहे, लेकिन वह फिर से कहीं न कहीं देखने को मिलता है और कहीं न कहीं क्या देखा जाए तो कहीं न कहीं क्या देखा जाए तो 60 से 70% चांसेस रहते हैं रेबीज होने के। तो रेबीज देखा जाए तो कुत्ते, बिल्ली और जंगली जानवरों को काटने से होने वाला है घातक वायरल रोग, आज भी ग्रामीण शहरों क्षेत्रों में पुनः उभरता रहता है, जहाँ टीकाकरण की कमी होती है ना? तो जैसे बात करते हैं कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर, है ना? इसके काटने से और यह ये बोला कि वायरल, तो ये बताइए कि वायरल क्या होता है? वायरस क्या होता है जो रेबीज कराने के लिए ज़रूरी होता है? तो लाइसा वायरस होता है ना, लाइसा वायरस रेबीज कराता है। चलिए बात करते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस चूहे और मवेशियों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है, जो मानसून और बाढ़ के दौरान पुनः तेजी बढ़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में कि जो लेप्टोस्पाइरोसिस होता है, यह कहीं न कहीं यह कहीं न कहीं देखा जाए तो गर्भपात का भी कारण बनता है ना? एबॉर्शन का भी कारण बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना? ऑक्यूपेशनल ज़ूनोसिस व्यावसायिक ज़ूनोटिक रोग, ये क्या होता है सर? तो व्यावसायिक का मतलब यानी कि व्यवसाय से जुड़ा होगा, पेशेवरों से जुड़ा होगा, तो पशुओं के संपर्क में आने वाले पेशेवर जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं कहाँ व्यावसायिक रूप से है ना, बड़े-बड़े कंपनियों में, है ना? एबॉर्टर्स में हो गया, जहाँ कटाई होती है जानवरों की, है ना? वहाँ से, तो पेशेवरों को प्रभावित करने वाले जोखिम रोग, व्यावसायिक ज़ूनोटिक खतरे है ना? अब देखो ये जो एक्यूपेशनल ज़ूनोसिस है, ये सभी का छोटे-छोटे रूप में मैंने परिभाषा लिखने का प्रयास किया है और आपके क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ऑक्यूपेशनल बीमारी क्या है? ऐसे लिखा रहेगा और आपको 2 नंबर में इसके बारे में लिखना होगा। ऐसे मैंने ऊपर बताया इमर्जिंग, री-इमर्जिंग कंठस्थ कर लीजिएगा, ये तीनों में से 2 या 1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, है ना? तो आपको ये चीज़ें लिख के रखना है। व्यावसायिक ज़ूनोटिक खतरे प्रभावित वर्ग, तो पशु चिकित्सक भी क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स और रेबीज जैसी बीमारी का सीधा खतरा पशु चिकित्सक के द्वारा दौरान ऑपरेशन या जाँच के समय बना रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बात करते हैं ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस में क्या होता है? एबॉर्शन होता है यानी कि एबॉर्ट कर जाता है एनिमल। है ना? तो जो उसमें द्रव निकला हुआ है, द्रव निकला तो कभी-कभी यदि मान लीजिए हमारा ग्लव्स ही फट गया और हमारे कॉन्टैक्ट में आ गया और कॉन्टैक्ट में आ तो गया लेकिन हमारी स्किन में यदि कट भी लगा था और हमारे ब्लड के संपर्क में आ गया, कन्फर्म है कि आप में ब्रुसेलोसिस हो जाएगा और यदि आप देखा जाए तो मेल हैं, तो आप कहीं न कहीं बाँझ हो सकते हैं और यदि फीमेल है, तो ज़रूर कहीं न कहीं एबॉर्शन होगा उसपे, है ना? तो आपको ये चीज़ें एंथ्रेक्स क्या होता है सर? एंथ्रेक्स का जो देखा जाए तो जीवाणु होता है ना? वही क्या करता है मेरे मित्रों, यही स्पोरुलिएंट, स्पोरुलिएंट का मतलब क्या होता है? ये वायु के संपर्क में आने से देखा जाए तो स्पोर उत्पन्न कर देता है ना? और स्पोर जब उत्पन्न कर देता है तो कहीं न कहीं साँस लेने में भी, तो इसलिए इसमें जो ये जो बीमारी होती है, इसमें हमें पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। रेबीज से बचें, है ना? किसान और ग्वाले यानी फार्मर्स मवेशियों के सीधे संपर्क दूषित दूध और गोबर के रख-रखाव के कारण ब्रुसेलोसिस और क्यू फीवर का उच्च जोखिम बना रहता है ना? तो जैसे हमने चिकित्सक या वेटरनेरियंस की बात करें, वैसे ही किसाने भी बेचारे देखा जाए तो यदि उन्हें पता नहीं है कि ब्रुसेलोसिस के कारण एबॉर्ट हुआ है पशु, लेकिन वो फिर क्या किए, यदि मान लीजिए साफ स्वच्छ जगह पे एनिमल बंधा हुआ था, तो उसका जो द्रव है हाथ ही से उठा के फेंकने लग जाएँ, तो हो सकता है ना खतरा, बीमारी बन सकती है। कसाई खाने कर्मचारी एबॉर्टर्स, ये अब देखिए ये पूरा ऑक्यूपेशनल के अंतर्गत आ गया, जहाँ कच्चे मांस, रक्त और ऊतकों के संपर्क में आने वाले एंथ्रेक्स और साल्मोनेलोसिस का संक्रमण का खतरा आम रूप से बना रहता है। तो साल्मोनेलोसिस और एंथ्रेक्स के बारे में आप पढ़ें और इसका जो रोग कारक है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, है ना? लिखें।
चलिए बात करते हैं रोग का नाम देख लेते हैं, संक्रामण कारक यानी कि पैथोजन किसके कारण हो रहा है और मुख्य स्रोत क्या है और संचरण का तरीका क्या है। तो एंथ्रेक्स जो होता है ब्रुसेलोसिस एंथ्रेसिस से होता है और इसका जो मुख्य स्रोत है तो मवेशी, भेड़ और बकरियों से फैल सकता है, त्वचा संपर्क या सांस के द्वारा फैल सकता है। ब्रुसेलोसिस की बात करें तो यह ब्रुसेला प्रजातीय बैक्टीरिया ब्रुसेला एबॉर्टस, ब्रुसेला कैनिस है ना? तो विभिन्न प्रकार के देखा जाए तो ब्रुसेला के स्पीशीज़ हैं, है ना? तो एबॉर्टस के कारण फैलेगा। यह गाय, भैंस, सूअर और दूषित दूध सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। रेबीज जो होता है, रेबीज वायरस यानी कि लाइसा वायरस जिसे हम कहते हैं, है ना? रेबिड देखा जाए तो ये ऐसे केसों को हम क्या कहते हैं, रेबिड केस कहते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के द्वारा फैल सकता है और पशु को काटना या खरोंचना देखा जाए तो इसके कारण से संचरण का तरीका है, इससे क्या हो सकता है, फैल सकता है। निपाह वायरस जो होता है, ये चमगादड़, सूअरों में देखा जाए तो होता है और देखा जाए तो कहीं न कहीं हमको प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित करेगा? तो दूषित फल और सीधा संपर्क। मान लीजिए हमारे घर पे क्या लगा हुआ है, अमरूद का पौधा लगा हुआ है, उसमें अमरूद लगे हुए हैं और अमरूद को हमने क्या किया बोलते हैं ना कटीले अमरूद लगे हुए हैं, कटीले आम लगे हुए हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं, खा लेते हैं। खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि क्या पता कि चमगादड़ जो खा के गया है, जो पक्षी खा के गया है, उसमें कहीं निपाह वायरस हुआ तब तो हमारी लग गई, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? वन हेल्थ दृष्टिकोण आपको ये नियमित टीकाकरण, है ना? ये सब चीज़ें आपको क्या करना है देख लेना है एक बार, पढ़ लेना है ना? तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। टाइम हो रहा है और यदि मैं लेट हुआ तो मेरी लग जाएगी। इसलिए आपके लिए अब सेकंड लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, जल्दी कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना? 50 क्वेश्चन हम करेंगे, है ना? तो सेकंड लेक्चर के लिए तुरंत आप तैयार रहिए और इसे बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। तो ऐसे ही बेट विज़न इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में ऐसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।